आज 14 अप्रैल 2026 है और आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही ऐतिहासिक और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का दिन इतिहास में बहुत मायने रखता है। तो एक चिलचिलाती दोपहर की कल्पना कीजिए। कुछ छोटे बच्चे एक बैलगाड़ी में बैठकर किसी अनजान रास्ते पर सफर कर रहे हैं। अचानक उस गाड़ीवान को कुछ पता चलता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो उन छोटे बच्चों को किसी सामान की तरह गाड़ी से नीचे कच्ची सड़क की धूल में फेंक देता है। बाप रे। और पता है, उन बच्चों ने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका एकमात्र जुर्म सिर्फ इतना था कि वे एक विशेष जाति में पैदा हुए थे। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब कोई इंसान किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एकदम सही। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, धनंजय कीर की किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ इन मिशन और खुद डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संस्मरण वेटिंग फॉर अ वीजा के अंश, वो इसी कड़वी हकीकत से शुरू होते हैं। हाँ, और हमारी आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि कैसे उस धूल में फेंके गए एक बच्चे ने, जिसे समाज ने सबसे नीचे धकेल दिया था, अपने अदम्य साहस और ज्ञान के बल पर पूरे भारत का ढांचा ही बदल दिया। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना, हमें उस वास्तविकता को महसूस करना होगा जो उन्होंने वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखी है। शुरुआत में ही एक बहुत शक्तिशाली बात आती है उसमें। हाँ, वो लिखते हैं कि विदेशियों के लिए भारत में छुआछूत की असलियत और उसके मानसिक असर को समझना लगभग असंभव है। ऐसा क्यों? मतलब विदेशी तो इसके बारे में पढ़ ही सकते हैं। पढ़ सकते हैं, लेकिन वे इसके साए में जिए नहीं हैं। पश्चिमी दुनिया ने गुलामी देखी है, पर वहां बेड़ियां शारीरिक होती थीं। अच्छा, और यहाँ की बेड़ियां अदृश्य थीं। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कुछ लोगों को गांव के बाहर गंदी बस्तियों में रहने पर मजबूर किया जाता था। वो सार्वजनिक कुओं का पानी तक नहीं पी सकते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ दूरी का मामला नहीं था, ये एक बहुत गहरी मानसिक खाई थी जिसने इंसानियत को ही बांट दिया था। तो इस व्यक्तिगत अनुभव की गहराई में जाने से पहले मैं सोच रहा था कि हमें उस ढांचे की जड़ों को खंगालना चाहिए। मतलब हमारे स्रोत 2500 साल के इतिहास की बात करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, स्रोतों के हिसाब से वैदिक आर्यों के समय में कोई जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था या छुआछूत नहीं थी। तो फिर क्या था? असल में वो समाज में श्रम का विभाजन था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इसका मकसद व्यक्ति की योग्यता के आधार पर काम बांटना था। लेकिन फिर ये इतना कठोर कैसे हो गया? समय के साथ ना, ये ढांचा धीरे धीरे वाटर टाइट डिब्बों में बदल गया। मतलब जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता ही बंद कर दिया गया। तो ये कुछ एक सदियों पुराने कंप्यूटर वायरस की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब जैसे कोई बहुत ही साधारण सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो, सिर्फ काम को बांटने के लिए बनाया गया एक सीधा साधा कोड। लेकिन समय के साथ उस कोड में एक ऐसा भयानक वायरस घुस गया जिसने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर दिया, पूरे समाज को दूषित कर दिया। हाँ, लेकिन यहाँ बात सिर्फ सिस्टम क्रैश होने की नहीं है। इस वायरस ने तो सिस्टम को एक नए और अमानवीय तरीके से काम करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। स्रोत इस बदलाव को समझने के लिए ना 3 अलग-अलग थ्योरी सामने रखते हैं। पहली थ्योरी क्या कहती है? पहली थ्योरी यही मानती है कि यह उसी श्रम विभाजन का एक बिगड़ा हुआ रूप था। सत्ता और कंट्रोल बनाए रखने के लिए इसे कठोर कर दिया गया। और दूसरी थ्योरी नस्लीय अलगाव की बात करती है। मतलब ये व्यवस्था इसलिए थोपी गई ताकि अलग अलग नस्लों के लोग आपस में घुल मिल न सकें। पहली 2 थ्योरी तो समझ आती हैं, लेकिन स्रोतों में एक तीसरी थ्योरी भी है जो काफी अलग है, वो ब्रोकन मैन वाली थ्योरी। हाँ, ब्रोकन मैन थ्योरी। ये ब्रोकन मैन क्या है? मतलब क्या ये लोग कोई युद्ध हार गए थे या समाज से अलग हो गए थे? ये सबसे दिलचस्प थ्योरी है। पुराने समय में जब कबीले आपस में लड़ते थे ना, तो हारने वाले कबीले के लोग बिखर जाते थे। अच्छा, तो उन्हें ब्रोकन मैन कहा गया? बिल्कुल, और वे अक्सर गांव के बाहर बसते थे। स्रोतों के मुताबिक इनमें से कई लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो फिर वो अछूत कैसे बने? समय के साथ जब समाज में बदलाव आए तो इन लोगों ने मुख्य धारा के वैदिक हिंदुओं के साथ मिलना स्वीकार नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने गोमांस खाना नहीं छोड़ा। एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज स्पष्ट करनी है। गोमांस खाने का क्या संबंध है? ऐतिहासिक रूप से तो कई शुरुआती समाजों में यह बहुत आम था। हाँ, आम था। तो अचानक ये एक ऐसा अपराध कैसे बन गया जिसने एक पूरे वर्ग को समाज से ही बाहर कर दिया? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? इसकी व्याख्या पूरी तरह से धर्म और वर्चस्व की राजनीति से जुड़ी है।
मतलब? जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, जो मुख्य रूप से अहिंसा पर जोर देता था, तो ब्राह्मणवाद ने खुद को और अधिक शुद्ध दिखाना शुरू किया, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए। अच्छा, तो इसी वजह से गोहत्या पर पाबंदी लगी। एकदम सही। गाय को सर्वोच्च पवित्रता का प्रतीक बना दिया गया। लेकिन जो ब्रोकन मैन थे, जो गांव के बाहर अत्यंत गरीबी में रहते थे, उनके पास पेट भरने का कोई और साधन नहीं था। वे मरे हुए जानवरों का मांस खाने पर निर्भर थे। हाँ, तो जब समाज का मुख्य नियम बदल गया, तब इन गरीब लोगों के पास बचने का कोई विकल्प नहीं था, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया गया। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक जिंदा इंसान को अपवित्र मान लेना, सार्वजनिक कुओं का पानी पीना मना है, यहां तक कि उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। बिल्कुल, हालात बहुत दर्दनाक थे। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है, इतिहास तो क्रांतियों से भरा पड़ा है ना। रोम में गुलामों ने विद्रोह किया। हाँ, क्रांतियां तो हुई हैं। तो अगर ये व्यवस्था इतनी दमनकारी थी, तो 2500 सालों तक इसके खिलाफ कोई सफल राष्ट्रव्यापी विद्रोह क्यों नहीं हो पाया? बुद्ध, रामानुज और महात्मा फुले जैसे सुधारकों ने तो आवाज उठाई थी। इस सवाल का जवाब उस व्यवस्था के साइकोलॉजिकल डिजाइन में छिपा है। साइकोलॉजिकल डिजाइन? देखिए, शारीरिक गुलामी को देखा जा सकता है ना, इसलिए उसके खिलाफ लड़ना आसान होता है। लेकिन यहाँ बेड़ियां मानसिक थीं। इस जमन को धर्म और कर्म के सिद्धांत के साथ गहराई से बुन दिया गया था। जब पीढ़ियों तक दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि तुम्हारी दुर्दशा पिछले जन्मों के पापों का फल है, तो लोग इसे अपनी किस्मत मान लेते थे। एग्जैक्टली। विद्रोह की भावना वहीं खत्म हो जाती है। लोग इसे ईश्वरीय सजा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो घर के बाहर की दुनिया में हर तरफ ये मानसिक बेड़ियां थी। एक इंसान को इंसान ही नहीं माना जा रहा था। ऐसे में उस युवा भीमराव को वो मानसिक शक्ति कहां से मिली जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया? उनकी यह शक्ति उनकी पारिवारिक जड़ों से आई थी। वो महार समुदाय से थे, है ना? हाँ, कोंकण क्षेत्र का अंबावड़े गांव और महार समुदाय, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि महार समुदाय शुरू से ही अपने लड़ाकू और निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में भी उनका इतिहास रहा है। बिल्कुल। भीमराव के पिता सूबेदार रामजी मालोजी खुद सेना में एक उच्च पद पर थे। इसका सीधा असर उनके घर के माहौल पर पड़ा। मतलब पिता के आर्मी बैकग्राउंड के कारण घर में अनुशासन का बहुत महत्व रहा होगा। अनुशासन तो था ही, साथ ही एक बहुत ही आध्यात्मिक जीवन भी था। सुबह और शाम की प्रार्थनाएं एकदम अनिवार्य थीं घर में। बच्चों को रामायण, महाभारत और संत तुकाराम के भजन नियमित रूप से सुनाए जाते थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि उनका परिवार कबीर पंथ को मानता था। कबीर पंथ? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है। बहुत बड़ा। कबीर की विचारधारा का सबसे मूल सिद्धांत ये है कि ईश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है। हाँ, उनका वो दोहा है ना, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एकदम सही। ये समानता वाला विचार उनके घर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। अगर हम इस परिस्थिति का विश्लेषण करें तो ये गजब का विरोधाभास है। एक तरफ बाहर की दुनिया उस बच्चे को बता रही है कि वो अछूत है, अपवित्र है, और दूसरी तरफ घर के भीतर? हाँ, घर के भीतर कबीर के दोहों से बताया जा रहा है कि सभी इंसान बराबर हैं। ये पिता का सैन्य अनुशासन और कबीर का दर्शन ही वो कवच था जिसने बाहरी दुनिया के जहरीले तानों को उनके आत्मसम्मान तक पहुंचने से रोक दिया। ये कवच वाला नजरिया बहुत सटीक है। जब बाहरी समाज आपकी इंसानियत छीन रहा हो, तब घर के अंदर ये एहसास होना कि मेरा भी एक सम्मानजनक वजूद है, ये बहुत बड़ी मानसिक ढाल का काम करता है। बिल्कुल। और इसी ढाल के कारण वो उस स्कूली जीवन का सामना कर पाए जो उनके लिए किसी यातना शिविर से कम नहीं था। हाँ, घर का सुरक्षित आवरण अपनी जगह था, लेकिन कोई भी बच्चा जीवन भर घर में बंद तो नहीं रह सकता ना। उसे बाहर जाना ही था। और स्रोतों में उनके बचपन की जो घटनाएं हैं वो सचमुच झकझोर देती हैं। सतारा और गोरेगांव की घटनाओं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो बैलगाड़ी वाली घटना। गोरेगांव जाते समय गाड़ीवान ने बच्चों को धूल में फेंक दिया। और उसके बाद का सफर और भी भयानक था। बच्चों को पैदल चलना पड़ा। तेज प्यास लगने पर उन्हें कीचड़ भरा गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि साफ पानी के कुएं के पास जाने की इजाजत नहीं थी उन्हें। और वो नाई वाली घटना भी। एक नाई भैंस के बाल काट रहा है, लेकिन भीमराव के बाल काटने से साफ मना कर देता है। कहता है कि अछूत के बाल काटने से उसका उस तरह अपवित्र हो जाएगा। जानवरों को इंसानों से ऊपर का दर्जा दिया जा रहा था। बिल्कुल, ये मानसिकता का सबसे घिनौना रूप है। और स्कूल के अंदर की सच्चाई तो इससे भी ज्यादा कड़वी थी। क्लास में उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। हाँ, उन्हें अपनी टाट की बोरी, वो गनी क्लॉथ, रोज घर से ले जाना पड़ता था, ताकि स्कूल का फर्श अशुद्ध ना हो,
सवर्ण बच्चे अपना टिफिन बॉक्स उनसे दूर हटा लेते थे, कहीं उनकी परछाई पड़ने से खाना अपवित्र ना हो जाए। बाप रे। और वो पानी पीने वाला संघर्ष, स्रोतों में लिखा है चपरासी नहीं तो पानी नहीं। हाँ, प्यास लगने पर वे खुद पानी नहीं ले सकते थे। चपरासी दूर से उनके मुंह में पानी डालता था। और अगर चपरासी छुट्टी पर है तो बच्चे को दिन भर प्यासा ही रहना पड़ेगा। पर यार मेरे मन में एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। बताइए। देखिए, शिक्षा को हमेशा एक मुक्तिदाता माना जाता है, लेकिन भीमराव के लिए स्कूल ही सबसे बड़ी यातना की जगह थी। रोज अपमान सहना। ऐसे में किसी भी आम बच्चे के मन में शिक्षा और किताबों के प्रति एक भयंकर नफरत पैदा हो जानी चाहिए थी। वो व्यक्ति और ज्ञान के बीच फर्क कैसे कर पाए? यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। इतने अपमान के बावजूद उन्होंने शिक्षा से नफरत नहीं की। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि ये अपमान असल में अज्ञानता और एक सड़ी हुई व्यवस्था का परिणाम है, और इसे सिर्फ ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है। अच्छा, मतलब उन्होंने ज्ञान को अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने ज्ञान को उत्पीड़कों की जागीर नहीं माना। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ अंधकार में नहीं था, कुछ सकारात्मक चीजें भी हुईं। जैसे? स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे पेंडसे। वो भीमराव से बहुत स्नेह करते थे और अपना टिफिन उनके साथ शेयर करते थे। अरे वाह। एक दूसरे ब्राह्मण शिक्षक भी थे जो भीमराव की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना खुद का उपनाम अंबेडकर उन्हें दे दिया, जो उनके मूल नाम अंबावड़ेकर से बना था। हाँ, और उनके इसी ज्ञान की भूख का नतीजा था कि 1907 में उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। उस समय के अछूत समुदाय के लिए ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और इसी पर केलुस्कर जी ने उन्हें बुद्ध की जीवनी भेंट की थी। एकदम सही। तो भारत में ये सब झेलने के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब उन्होंने पहली बार समानता की सांस ली। 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय जाना। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से। न्यूयॉर्क शहर का वो अनुभव उनकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। जिस घुटन भरे माहौल में वे भारत में रह रहे थे, वो अचानक गायब हो गया। मैं इसको ऐसे सोच रहा था जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर ऐसे कमरे में रहा हो जहां ग्रेविटी 10 गुना ज्यादा हो। उसका हर कदम उठाना एक संघर्ष है। अच्छा उदाहरण है। और अचानक उसे एक ऐसे कमरे में भेज दिया जाए जहां ग्रेविटी नॉर्मल है। उसे लगेगा जैसे वो उड़ सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय की वो आजादी कुछ वैसी ही रही होगी। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। अमेरिका में उन्हें किसी ने अछूत नहीं समझा। वे अपने पारसी दोस्त नवल भथेना के साथ लिविंगस्टन हॉल में रहे। एक साथ खाते थे, एक ही मेज पर बैठते थे। हाँ, पहली बार उन्हें सिर्फ एक इंसान के रूप में देखा गया, और इस आज़ादी का असर उनकी पढ़ाई पर भी दिखा। वे दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। और इसी मेहनत के बीच उनके बहुत महत्वपूर्ण शोध सामने आए। 1915 में उन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर अपनी एमए की थीसिस पूरी की। और फिर 1916 में वो पल आया जिसने समाजशास्त्र की दुनिया में तहलका मचा दिया। कोलंबिया में अपना ऐतिहासिक शोध पत्र पढ़ना। हाँ, कास्ट्स इन इंडिया, प्रोफेसर एडविन R.A. सेलिगमैन के मार्गदर्शन में। और उस पेपर में उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया था। उन्होंने एंडोगेमी यानी सगोत्र विवाह की बात की थी। रुकिए, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये अपनी ही जाति के भीतर विवाह करने का जो नियम है, वो इस पूरी व्यवस्था को लॉक कैसे कर देता है? देखिए, किसी भी समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं, लेकिन अगर विवाह की छूट हो तो एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में जाता है। हाँ, इंटरमिंगलिंग होती है। संपत्ति, विचार, रिश्ते सब आपस में घुलते मिलते हैं। धीरे धीरे वर्गों की दीवारें टूट जाती हैं। लेकिन जब आप एंडोगैमी लागू कर देते हैं, मतलब ये नियम कि कोई अपनी जाति से बाहर शादी नहीं कर सकता। हाँ, तो आपने एक ऐसा दरवाजा बंद कर दिया जहां से कोई बाहर या अंदर नहीं जा सकता। सामाजिक गतिशीलता रुक गई। जो जिस स्थिति में है वो हमेशा के लिए उसी में कैद हो गया, पीढ़ियों तक। समझ गया। डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया को बताया कि मनु ने इस व्यवस्था को सिर्फ कोडिफाई किया था, लेकिन इसका असली हथियार ये एंडोगैमी ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोलंबिया में मिली इस समानता ने ही उन्हें वो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दिया? मतलब जब कोई व्यक्ति किसी जहरीले माहौल में लंबा समय बिताता है तो उसे वही माहौल नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन जब वो बाहर निकलकर ताज़ी हवा लेता है तब उसे समझ आता है कि वो किस घुटन में जी रहा था।
ये एकदम सही विश्लेषण है। अमेरिका ने उन्हें दिखा दिया कि समाज बिना जाति व्यवस्था के भी कितनी अच्छी तरह काम कर सकता है। इससे उनका आत्मसम्मान और पुख्ता हुआ होगा। बिल्कुल, उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि भारत की सामाजिक व्यवस्था कोई ईश्वरीय नियम नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ एक कृत्रिम पिंजरा है, और अगर इसे इंसानों ने बनाया है तो इसे इंसानों द्वारा ही तोड़ा भी जा सकता है। ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इन स्रोतों से हमें एक ऐसी यात्रा देखने को मिलती है जो धूल भरी पगडंडियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचती है। हाँ, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि यदि किसी इंसान के भीतर ज्ञान की भूख और अटूट अनुशासन हो तो वो किसी भी बाधा को तोड़ सकता है। उन्होंने अपने साथ हुए हर अन्याय को असीम बौद्धिक ऊर्जा में बदल दिया, और इसी ऊर्जा ने आगे चलकर उन्हें आधुनिक भारत के संविधान का शिल्पकार बनाया, जिसने देश में अस्पृश्यता को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया। ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे पूरे समाज की नियति बदल सकता है। बिल्कुल। खैर, इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारी स्रोत सामग्री वेटिंग फॉर अ वीजा से उभरता है, लेकिन हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? यदि किसी व्यक्ति ने किसी पीड़ा, किसी अपमान या गहरे भेदभाव को खुद अभी जिंदगी में नहीं जिया है, तो क्या वो कभी वास्तव में उस दर्द की गहराई को पूरी तरह समझ सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या समाज में सच्ची एम्पैथी या सहानुभूति महज किताबों से और दूर बैठकर पढ़ाई जा सकती है, या इसके लिए उस दर्द का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव होना ही एकमात्र रास्ता है? जैसा कि उन्होंने लिखा था कि विदेशियों को अछूत व्यवस्था के बारे में पता तो है, लेकिन वे इसकी क्रूर वास्तविकता को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वे इसके साए में नहीं जिए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास के पन्नों का नहीं, बल्कि आज के समाज का भी आईना है। हम श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।